हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, एज पर द प्रॉमिस है ना, मैंने आपसे बात कही थी कि हम लोग 90 प्लस मार्क्स लाने की तैयारी करेंगे और आपको वो तैयारी मैं करवाऊंगा बच्चे। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर एक चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बारीकियां हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, उनको क्लियर करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और बच्चे इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा या जो हम क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म तौर पे आएंगे। अब वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फिर ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे वही क्वेश्चन वहां पे सेम फिगर के साथ आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा चीजें, वही टॉपिक आपके रिपीट होंगे एग्जाम में। तो ये श्योर मानकर चलिए कि इतना अगर आप कर लेते हैं, जितना मैं आपको करवाऊंगा वो अगर आप कर लेते हैं, तो फॉर श्योर आपके 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आज बच्चे हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा पहला चैप्टर है। यहां से हमारे क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन या 10-11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है या आए हुए हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे कि हमें 4 करने, 5 करने, 10 करने, 20 करने। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं आज तक, उनको उनके ऊपर मैं बात करूंगा। जो श्योरिटी के साथ एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं रहती हैं, उन पर बात करूंगा। यानी हम कितने क्वेश्चन करेंगे इसके कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन हम इतने क्वेश्चन जरूर कर लेंगे जो एग्जाम में आएंगे। हम ऐसे क्वेश्चन जरूर करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे आपने जो पढ़नी है यहाँ, वो है पार्टनरशिप डीड। आपके बुक्स में दिया है, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप डीड आपको पढ़नी है ना, और 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपको पार्टनरशिप डीड याद हो जाती है, उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में। यानी जो बुक, पहली वाली बुक आपकी है, उसमें सब में ये बात एप्लीकेबल होती है। पहली बात ये कि अगर बच्चे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ना गिवन हो, तो आप इक्वल उसे मानकर चलिएगा। और अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया होगा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होगा और उस लोन पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए नहीं क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप उसको 6% के हिसाब से प्रोवाइड करवाओगे। ये 2 बातें मोटी मोटी आपने याद रखनी है, बाकी आप उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हुआ वो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे 95% क्वेश्चन आते हैं बच्चे। 95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, और फॉर्मेट की कुछ बारीकियां हैं जहां पर हम गलती करते हैं या गलती करने के चांसेस होते हैं, उन गलतियों को हम ना करें, उनको हम ना दोहराएं। ठीक है, अभी आपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है बच्चे, है ना। हार्ड वर्क ठीक है, हार्ड वर्क तो हर कोई दुनिया में कर रहा है, आप लोग स्मार्ट वर्क के साथ चलिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, बिल्कुल मेहनत खूब जम के करनी है, खूब कमर कस के मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देनी है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट बाय हार्ट याद होना चाहिए। देखें, पर्टिकुलर्स रुपीज हमारा फॉर्मेट का सिनेरियो। बाई नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, है ना। जो भी नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे। ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट हम लिखेंगे ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कुछ बारीकियां आपको बता रहा हूं। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ बारीकियां बताऊंगा, और मे बी 20 मिनट में मामला पूरा हो जाए, 40 लग जाए, 50 लग जाए, 1 घंटे की वीडियो बन जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में पूरा हम कवर अप करेंगे। देखें, प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमको बातें जो याद रखनी है वो ये है कि बच्चे, प्रॉफिट हमेशा आपको क्वेश्चन में बिफोर दी एप्रोप्रिएशन दिया जाए, बहुत याद रखिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि वो बिफोर दी एप्रोप्रिएशन दिया हो आपको। ठीक है, अब बिफोर दी अप्रोप्रिएशन का मतलब बच्चे क्या मतलब हुआ, ये बिफोर दी अप्रोप्रिएशन क्या क्या बला है भाई, किस बला का नाम है। देखो, बिफोर दी अप्रोप्रिएशन का मतलब है, लेट्स सपोज आपको प्रॉफिट दिया है 1,00,000 रुपया, क्या लिखा है कि भैया नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है 1,00,000 रुपया। ठीक है, लेकिन वो 1,00,000 मैं कह रहा हूं क्या होना चाहिए, बिफोर दी अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। मतलब आप, ऐसा ना हो आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद दिया जाए, या बी को सैलरी या ए को सैलरी या किसी पार्टनर को सैलरी देने के बाद दिया जाए, या किसी पार्टनर को कमीशन देने के बाद वाला प्रॉफिट आपको दिया है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चे। देखो, हमारा होता क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन रहता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होते हैं ना, जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। रिलेटेड मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला जो इनकम मिलती है या जो पहला कंपनी का खर्चा होता है रिगार्डिंग दी पार्टनर्स, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे दिखाते हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, ए और बी का नाम लिखते हो, जो भी आपको अमाउंट दिया जाएगा या जिस तरीके से भी आप निकालोगे, है ना, वो आप लिख, इन दोनों को जोड़कर भाग लिख दोगे।
ठीक है, जो भी क्वेश्चन का हिसाब रहेगा, जिस तरीके से भी निकालना होगा हम यहाँ बाहर लिख देते हैं। ऐसे हम सैलरी की बात करेंगे, सैलरी ए को कितनी मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है। हालांकि दोनों को सैलरी हमेशा नहीं मिलेगी, किसी एक को मिलेगी या दोनों को मिलेगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट मिलती है सैलरी। तो सैलरी हम ए और बी की लिखें और दोनों को जोड़कर बाहर लिख दें, है ना। कमीशन की बात करूं तो ए को कितना कमीशन मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है, दोनों को मिलेगा, जरूरी नहीं है, दोनों में से एक को मिल सकता है, दोनों को मिल सकता है। तो ए और बी को कितना कमीशन मिला वो हमने जोड़कर बाहर लिख दिया। जनरल रिजर्व की क्वेश्चन में अगर बात है तो वो हमने कर लिया भाई, कितना जनरल रिजर्व कर कंपनी कितना फंड ट्रांसफर कर दिया टू द जनरल रिजर्व, डिपेंड करता है। इधर हम भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई ए ने कितनी ड्राइंग करी, उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ वो लिखा, ए का कितना है, बी का कितना है, दोनों को ऐड करके बाहर लिखा। तो ये अल्टीमेट मोटा मोटा प्रारूप हो गया, ठीक है। ये आपको याद भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, बिफोर दी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि भाई आप, क्वेश्चन में ये बिल्कुल ना लिखा हो कि कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर प्रोवाइडिंग कमीशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी, आफ्टर प्रोवाइडिंग या आफ्टर ट्रांसफरिंग द जनरल रिजर्व। ऐसा बिल्कुल ना हो, बिफोर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कि बिफोर दी एप्रोप्रिएशन। हाँ, मतलब देखो अब मैं आपको एक बात देता हूँ, माना ए और बी दो पार्टनर हैं और बी को 60,000 रुपए पर ईयर सैलरी मिलती है। लेट्स सपोज बी को हमारी 60,000 रुपए पर ईयर सैलरी मिलती है और क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹1,00,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी ऑफ बी। यानी बी को सैलरी देने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 1 लाख है। तो बच्चे आप यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट पर 1 लाख बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको बिफोर चाहिए, आफ्टर तो चाहिए ही नहीं। भाई इसने क्या करा, सैलरी देने के बाद आपको प्रॉफिट दिया ना, तो आपको आफ्टर चाहिए ही नहीं, आपको बिफोर चाहिए। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बिफोर जनरल रिजर्व, आपको प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला चाहिएगा। अगर बाय द वे आफ्टर वाला दिया होगा तो आप क्या करेंगे बच्चे, इस 1 लाख में ये 60,000 को प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 1,60,000। भाई पहले कंपनी का प्रॉफिट 1,60,000 होगा ना, 60,000 आपने बी को सैलरी दे दी, क्यों दे दी भाई, सैलरी देने का काम मैं करूंगा ना, मैं मतलब मैं अगर मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मैं दूंगा भाई सैलरी, मैं दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं दूंगा कमीशन, मैं बनाऊंगा जनरल रिजर्व। आपने क्यों बना दिया पहले, तो मुझे पहले वाला मामला यानी सॉरी बाद वाला मामला ना दिया हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दे रखा है मामला, या सैलरी के बाद दे रखा है, जनरल रिजर्व के बाद दे रखा है, कमीशन के बाद दे रखा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिफोर दिया होना चाहिए। अगर बाद दिया होगा तो हम बच्चे उस बात को ऐड कर लेंगे। अगर हमें कोई माना सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट दिया तो हम सैलरी वाला पॉइंट वहां पर ऐड कर देंगे, हमें कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट दिया होगा तो हम कमीशन उसमें ऐड करेंगे, तब यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे। बात समझ आ गई होगी। तो हमको बिफोर दी एप्रोवेशन बच्चे बातें चाहिएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे बात यह है कि हमको कहानी बिफोर वाली दी हो, ठीक है, आफ्टर ना लिखा हो। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग एक बात तो हमको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, अगर हमको मैनेजर का कमीशन दिया है बच्चे, है ना, अगर हमें लिखा है कि मैनेजर कमीशन की क्वेश्चन में बात है, अगर बात क्वेश्चन में बात है मैनेजर्स कमीशन के रिगार्डिंग, या एक बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बात बता रहा हूँ कि मैनेजर्स कमीशन के रिगार्डिंग अगर आपको बात दी है, या आपको बात दी है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ठीक है, टू द पार्टनर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये दो बातें अगर आपको और दी होंगी, नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात हो रही है कि हमने नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या क्या बातें ध्यान में रखनी। एक तो हमको बिफोर दी एप्रोप्रिएशन दिया हो, सारी कहानी पहले वाली दी हो, है ना, आफ्टर बिल्कुल ना दिया हो कोई भी चीज। दूसरा, अगर मैनेजर का कमीशन हमको दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर दिया होगा, तो ये दोनों बातें बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं आती। अगर हमको दिया होगा कि भाई नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 1 लाख रुपए है, ठीक हो गया, कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना मैनेजर को कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर भी देना है, और हमको नेट प्रॉफिट देगा भैया 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि बाई नेट प्रॉफिट लिखें और यहाँ पर 1 लाख डाल दें और इन दोनों को यहाँ चार्ज कर दें इस वाले अकाउंट में, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। मैनेजर का कमीशन यहाँ बिल्कुल चार्ज नहीं होता, क्योंकि मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है। और लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, हालांकि ये पार्टनर की इनकम है, पार्टनर से रिलेटेड खर्चा भी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ नहीं आता, ये फिर भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। मैं आपको रीजन दे देता हूँ। लोन मैं अपने भाई से लूं या फिर किसी बाहर वाले से लूं, अगर वो लोन है ना, अगर मैंने उधार ले रखा है, अगर कर्जा ले रखा है, अगर मेरे भाई ने मुझे कर्जा दिया हुआ है, किसी बाहर वाले ने अगर मुझे कर्जा दिया हुआ है, तो भाई कर्जा तो कर्जा है ना, मुझे अपने भाई को भी चुकाना पड़ेगा, बाहर वाले को भी चुकाना पड़ेगा। सेम कहानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, अगर लोन के फॉर्म में पार्टनर ने फॉर्म को दे रखा तो भैया तो वो तो लोन है, अगर बाहर वाला बंदा भी देता तब भी मुझे देना पड़ता। अब यहाँ पार्टनर को देना पड़ रहा है, तब भी देना ही तो पड़ रहा है। तो ये पार्टनर यहाँ पे पार्टनर ना होकर थर्ड पार्टी बन जाता है, बाहर वाला इंसान बन जाता है। तो इन दोनों बातों को आप इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर ये दोनों बातें आपको दी हैं या इन दोनों बातों के रिगार्डिंग कोई बात अगर आपको दे रखी है, तो बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू मेक आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों बातों
के चक्कर में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले खोलना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मैनेजर को कमीशन दिया हो और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर के रिगार्डिंग कोई बात कही हो बच्चे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस अकाउंट को खोलने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। आ रही है बात समझ में? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं बच्चे जो आपको ध्यान में रखनी है, इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चे, होप सो कहानी आपको सारी समझ में आ रही होगी। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलता है हमें अच्छे से पता है ना। अगर ए और बी दो पार्टनर हैं तो ए और बी की कैपिटल दी रहेगी, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक परसेंटेज दिया रहेगा कि इतना परसेंट उनको देना है, 10%, 5%, 3%, 20%, वट एवर वो दिया रहेगा। तो उस हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं बच्चे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते वक्त आप बहुत ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल, है ना, विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। आ रही है बात समझ में? ये ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा। अब ओपनिंग कैपिटल किस बला का नाम है भाई? देखो, अगर आपको 1 अप्रैल, कोई भी ईयर चल रहा हो, ईयर से कोई मतलब नहीं है, 1 अप्रैल को अगर गिवन है तो दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपको कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च को गिवन है, आ रही बात समझ में? आपको अगर कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल को दिया हुआ है तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल, और अगर आपको कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च को दिया हुआ है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो इस क्लोजिंग कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाना है, आपको प्रोवाइड करवाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल वाली, यानी ओपनिंग वाली। अच्छा, ओपनिंग वाली कैसे निकलती है भाई? तो आप क्या करेंगे, मान लिया आपको 31 मार्च को कैपिटल दी है तो वो वाली कैपिटल आप लिख लें, है ना। ओपनिंग निकालने का तरीका बता रहा हूं बच्चे। अगर आपको 31 मार्च की कैपिटल दी है तो 31 मार्च वाली कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है 1 अप्रैल वाले पर, यानी ओपनिंग वाले पर। यानी अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो उस क्लोजिंग कैपिटल में आप प्लस करेंगे वो सारी बातें जो पहले माइनस हुई हैं, वो सारी बातें जो पहले माइनस हुई है। माइनस क्या क्या होता है? माइनस एक तो ड्राइंग होती है बच्चे, एक तो माइनस होती है बच्चे ड्राइंग, क्योंकि अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग माइनस करी जाती है ना। अगर आप ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग आपके अकाउंट से माइनस करी जाएगी, नहीं करी जाएगी? बिल्कुल करी जाएगी। अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग के पास पहुंचना हो तो जो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी है उसमें आप ड्राइंग प्लस करिए, मतलब जो पहले बातें लेस करी गई थी, माइनस करी गई थी, उनको प्लस करते चलिए। ड्राइंग प्लस करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होती है, इसको भी प्लस करते चलिए, माइनस करिए। ठीक है, माइनस आपने करना है जो भी इनकम रही होगी, यानी पार्टनर को जब कोई इनकम होती है तो हम पार्टनर के अकाउंट में उसको प्लस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो वो सारी इनकम क्या होंगी बच्चे? माइनस हो जाएंगी। वह प्रॉफिट हो, है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो सैलरी हो, या कोई भी बात हो, या कमीशन हो, जो कि इनकम के फॉर्म में पार्टनर के पास आई थी, उसको आप माइनस करते हुए चलेंगे। तो अल्टीमेटली आपने याद क्या रखना है कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो उस क्लोजिंग कैपिटल में आप जो जो बातें पहले माइनस हुई, माइनस होने वाली दो ही चीजें होती हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्लस होने वाली बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें प्लस होने वाली हैं। तो ये सब माइनस होंगी और जो जो, जो चीजें पहले माइनस हुई हैं वो प्लस हो जाएंगी, यानी ये बातें आपकी माइनस हो जाएंगी, सॉरी प्लस हो जाएंगी, और ये बातें आपकी माइनस हो जाएंगी। तो अल्टीमेट आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम, ऐसी कोई बातें अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, सिर्फ 31 मार्च की कैपिटल दी है, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। वहां पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सभी सारी इनकम, सैलरी वैलरी, जितनी भी अल्लाह पल्ला जितनी बातें हैं सब आपको दी होनी चाहिए, तभी आप इनको निकालते हो। हर वक्त कैलकुलेट नहीं करते हो, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार आपको कैलकुलेट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये बातें दी है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब निकाल के पहले ही दे दिया है तो एक अलग बात है, अदरवाइज क्वेश्चन में होता नहीं ऐसा, ऐसा क्वेश्चन में आएगा नहीं, है ना। बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि काम आता है, और बिल्कुल इसके रिगार्डिंग चीजें आ सकती हैं, एक ही नंबर पर तो भी आ सकती है चीजें, तो हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हर बार आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी, ओपनिंग कैपिटल आपको तब निकालनी जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो, और जितनी बातें मैंने आपको बताई, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पहले से निकाल के दिया हुआ, तब आपने ऐसा करना होता है। वरना आपकी 31 मार्च वाली जो कैपिटल है क्लोजिंग, उसी को हम ओपनिंग मानते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अगर ए की कैपिटल 8 लाख रुपए दी है और 10% का इंटरेस्ट दिया है तो 10/100 करेंगे, जो भी निकलेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ए की कहानी में, बी की कहानी में, तो बी की कैपिटल होगी, दोनों को जोड़कर बाहर लिख देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चे, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो बच्चे इन सब सारी बातों का बच्चे नोट करते हुए चलिएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे ना बच्चे गलतियां हमसे हो जाती हैं, हालांकि अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको अगर चीजें पता होंगी ना तो बहुत शानदार बात है। फिर भी आपके लिए चीजें हेल्पफुल हैं। अगर नहीं आती तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ या
आपके जहन में चीजें होंगी तो हो सकता है कि कई बार हमको याद नहीं रहता है ना। अब आप एक बुक पढ़ रहे हो, सेकंड पढ़ रहे हो, थर्ड पढ़ रहे हो, 3 3 बुकें आपको पढ़नी है, काफी वास्ट सिलेबस है 12th का। तो इतना सारा पढ़ने के बाद कई बार हमसे चीजें होता है बच्चे, आप सेकंड बुक पढ़ रहे हो, फर्स्ट भूलता है आदमी, थर्ड पढ़ रहा है तो फर्स्ट सेकंड दोनों भूल जाता है आदमी, हो जाती है चीजें। तो आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे, इन्हीं बातों पर रिलेटेड होंगे। तो ये जो बारीकियां है ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं टू द सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी हमें पता है भाई दोनों को तो नहीं मिलती हमेशा, हो सकता है कि एक को मिल रही है, हो सकता है दोनों को मिल रही है। कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है कंडीशन कि भैया दोनों को मिलेगी एक को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट आता तो है ना बच्चे। तो सैलरी हम देते हैं टू द पार्टनर, या पार्टनर की सैलरी की बात हो रही है। तो बच्चे आप सैलरी में एक बात याद रखिएगा, सैलरी है ना, में आपने याद रखना है कि एक बात तो लिखी होगी मंथली, है ना। एक लिखा होगा मंथली कि भाई ए विल गेट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी पर मंथ, ये मंथली वाला हो गया। एक केस होगा बच्चे क्वार्टरली वाला, है ना, कि ए विल गेट दिस सैलरी क्वार्टरली, है ना, और इतना अमाउंट क्वार्टरली हो रहा है। और सी वाला अमाउंट होता है बच्चे हाफ ईयरली, है ना। हाफ ईयरली के हालांकि रेयरेस्ट केस है बट होता है ना। हाफ ईयरली हालांकि बहुत ही रेयरेस्ट केस है बट होता है। देखिए अगर आप बात करें बी को सैलरी मिल रही है, ए को मिल रही है, वो छोड़िए किसको मिल रही है, बट अगर उसमें लिखा होगा मंथली, तो जो भी अमाउंट ऑफ सैलरी लिखा होगा, लेट सपोज कि 2000 पर मंथ लिखा होगा, तो 2012 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 24,000 रुपए। आएगा नहीं आएगा? मंथली वाले केस में आपको सैलरी मिलती है 12 बार, तो 2000 अगर पर मंथ मिल रहे तो पूरे साल में मिलेगी 12 टाइम, क्योंकि 12 महीने पूरे साल में होते हैं, तो आपको 24,000 मिलेगी। लेट सपोज एक ही कहानी है, तो हम एक अकाउंट में यहाँ पे 24,000 रुपए लिखेंगे। आ गई बात समझ में? अगर लिखा हुआ क्वार्टरली, तो क्वार्टर का मतलब हुआ भाई 2,000 रुपए पर क्वार्टर मिल रहे हैं, और एक साल में होते हैं बच्चे 4 क्वार्टर, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 8,000। तो जो 8,000 वाला अमाउंट है वो आपने यहाँ पे ए के उसमें दिखाना होगा। सेम कहानी बी के साथ भी चल रही है। अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ, मैं कह रहा हूँ बहुत रेयरेस्ट होता है बट हो सकता है। हाफ ईयरली का लिखा हुआ तो भैया 2,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि एक साल में 2 ही हाफ ईयर होते हैं, 6 महीने का एक, 6 महीने का एक, तो ये हो गया आपका बच्चे 4,000 रुपए, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक अकाउंट में आप 4,000 रुपए दिखाएंगे। तो सैलरी के रिगार्डिंग बहुत छोटी सी बात है बट याद रखनी है, ठीक है। मंथली दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा, और क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ ईयरली दिया है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर यहाँ पे सैलरी ए और बी की लिखेंगे। जैसा भी सी ए और बी की रिगार्डिंग होगा दोनों को ऐड करके फिर बाहर दिखाएंगे, ठीक है बात? ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल सी बात है, आपको याद होनी है, ठीक है। हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ऑलरेडी पता है सारी चीजें, है ना। बस ये तो रिवीजन चल रहा है। हालांकि मैं इसलिए सारी आपकी चीजें करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेंगे तो आपको मोटा मोटा तौर पता हो कि भैया ये कहानियां होती हैं, ठीक है। और आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन आपको जो करवाऊंगा कंफर्म एग्जाम में आएंगे, मैं वादा करता हूँ बच्चे इस बात का, ठीक है। चलिए बात करते हैं कमीशन के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमीशन के रिगार्डिंग। बच्चे आप बहुत ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है। कमीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ठीक है। कमीशन में देखिएगा बच्चे, एक लाइन लिखी रहती है बच्चे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, खाली बिफोर नहीं, सिर्फ बिफोर नहीं पढ़ रहा है, बिफोर चार्जिंग, है ना। एक वर्ड लिखा रहे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये वर्ड, ये लाइन लिखी होनी चाहिए, तब बिफोर वाला केस लगेगा। हालांकि कमीशन के रिगार्डिंग 2 केस होते हैं, एक बिफोर वाला एक आफ्टर वाला। इसको ऐसे याद करिएगा कि कमीशन जब हम टू द पार्टनर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग 2 केस होते हैं, एक बिफोर एक आफ्टर। बिफोर वाली कहानी में लिखा होना चाहिए पूरा सेंटेंस बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब उसको हम बिफोर वाला केस मानेंगे। और सेकंड बच्चे जो केस है वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसको हम मानेंगे आफ्टर वाला केस। ये कंप्लीट सेंटेंस आपको पढ़ना है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तब वो केस बिफोर वाला है, ठीक है। और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तब वो टॉपिक आफ्टर वाला है। क्लियर? चलिए, अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा तो वहां पर आपने ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट या सॉरी कमीशन किस तरीके से निकलता है। कौन सा तरीके से बता रहा हूं, बिफोर, ठीक है। अमाउंट किस अमाउंट पे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू रेट बाय 100। कमीशन कैसे निकलता है बच्चे, अमाउंट, कौन से अमाउंट की बात कर रहा है, इनटू रेट बाय 100। जनरली क्या लिखा रहता है, जनरली आप देखिए, मैं केस की बात कर रहा हूं सिर्फ पहले बिफोर वाले केस की। आ रही बात समझ में? हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं बिफोर वाले केस की। बिफोर कैसे समझना है कि बिफोर वाला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों लाइनें लिखी हूं, तब आफ्टर और बिफोर समझिएगा उसको, ठीक है। अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो कमीशन निकलेगा ऐसे, लेट्स सपोज ए को कमीशन मिलना है तो ए इज कमीशन इज इक्वल टू अमाउंट, किस अमाउंट पे निकालना है क्वेश्चन कहेगा आपसे, इनटू रेट बाय 100। कब, जब बिफोर वाला केस होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, अमाउंट रखूंगा जिस भी अमाउंट पे क्वेश्चन कह रहा होगा, इनटू रेट बाय 100। जनरली बच्चे क्या होता है, नेट प्रॉफिट पर होता है,
जनरली ये होता किस पर है, नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट जितना भी आपका होगा, ये वाला अमाउंट जितना भी होगा वो लिखेंगे, कमीशन निकालने की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है ना बच्चे, वो किस अमाउंट पर है, वो मैं कह रहा हूँ 90% चांस है कि वो नेट प्रॉफिट पर होता है, बट कई बार नहीं होता नेट प्रॉफिट पर, कंडीशन कुछ और भी होती है, इसलिए मैंने अमाउंट लिखा है। तो अगर नेट प्रॉफिट पर होता है तो नेट प्रॉफिट इनटू जो भी रेट आपको दिया होगा, जो भी परसेंटेज आपको दिया होगा, अपॉन हो जाएगा 100। ये भी भूरा वाला केस है बच्चे, ठीक है। अभी अमाउंट की क्या कहानी है बच्चे, कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ए विल, मेरी लाइन सुनिएगा, हाँ, कई बार लिखा क्या रहता है कि ए विल गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। लाइन सुन रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, ए विल गेट कमीशन, है ना, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चे केस तो बिफोर वाला है, क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, यानी फॉर्मूला तो ज्यादा यूज होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे आप। यहां पे क्या लिखा है, ए विल गेट कमीशन आफ्टर, सॉरी, ए विल गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देना है, यानी जो भी नेट प्रॉफिट आपका रहेगा उसमें से आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो अमाउंट बचेगा दैट इज अमाउंट इनटू रेट बाय 100। आ रही है बात समझ में? ये केस है बच्चे बिफोर वाला। ध्यान रखें कि अमाउंट की बात किस अमाउंट पर करी है, नेट प्रॉफिट पर है कि या ऐसा कुछ है कि भाई नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देना है, या नेट प्रॉफिट से पहले सैलरी को लेस कर देना है, या सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को लेस कर देना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम जाएं आफ्टर वाले केस में। अगर हम जाएं आफ्टर वाले केस में, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर बच्चे रहेगा अमाउंट, वहां पर फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इनटू रेट, है ना, अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब अमाउंट का मतलब क्या बच्चे, अमाउंट मैंने आपको बता दिया, या वो नेट प्रॉफिट पर हो सकता है, या हो सकता है कि नेट प्रॉफिट्स से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर लेना है, सैलरी को लेस करना है, एक बंदे का कमीशन लेस कर लेना है, फिर देना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अमाउंट की कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन ने कहा क्या है, ठीक है। तो ये आफ्टर वाला केस हो गया, ये बिफोर वाला केस हो गया बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन फटक से अगर नोट कर रहे हैं आप तो नोट कर लीजिएगा, है ना। और हम फिर आगे बढ़े बच्चे। तो ये बच्चे कहानी इंटरेस्ट ऑन कमीशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम गलती अक्सर करते हैं, यहाँ पर तो गलती बहुत बार होती है। मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, तो हम तो लाइव सेशन ले रहे हैं, लाइव क्लासेस चला रहे हैं, तो देखने को मिलता है कि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जनरल रिजर्व की बात करूँ तो बहुत सिंपल सा सीन रहता है जनरल रिजर्व का, कि प्रॉफिट का 10% हमने यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो 1 लाख का 10% निकालो, यहाँ ट्रांसफर कर दो, अगर आप प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत हल्का सा सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग हम अगेन एक बात ध्यान में रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रहेगी, डेट ऑफ ड्राइंग, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। पहला केस होगा गिवन, पहला केस क्या होगा, हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, मतलब किसी पार्टनर ने ड्राइंग किस तारीख को करी दिया हुआ है, सन की बात नहीं हो रही है, ईयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किस डेट में ड्राइंग करी ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो बहुत बढ़िया, है ना। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखें, फॉर्मूला वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा ना, वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वहां फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है भाई, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है इनटू रेट अपॉन 100 कितना है, मतलब सॉरी रेट कितना है, नॉट 100, है ना, रेट कितना है, 6%, 10%, 12%, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है जब हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है कि इसने इस तारीख को ड्राइंग करी, बहुत बढ़िया, इनटू टाइम बाई 12, टी अपॉन 12 लिख दे रहा हूं, ठीक है, इनटू टाइम अपॉन 12, ये हमारा फॉर्मूला होगा। लेट्स सपोज ए की अगर बात करें तो ए ने ड्राइंग करी 1 सितंबर को, है ना, इसने ड्राइंग करी 1 सितंबर को, तो आप क्या करेंगे, और बना 60,000 रुपये निकाला इसने, ठीक है, इसने निकाला 60,000 रुपये, तो लिखेंगे 60,000, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 60,000 रुपये है, निकाला कर कब, सॉरी 1 सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो रहे हैं भाई। और मान लिया रेट 10% है, 10 अपॉन 100, ये रेट का मतलब हुआ टाइम 8/12, है ना, 8 महीने का चार्ज होगा, जो भी निकलेगा वो एक के उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है, अगर हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो। बाय द वे डेट ऑफ, हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है ना, ये जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो नॉट गिवन है, मतलब हमको दी ही नहीं है ना। अगर हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, बात वही है कि भैया ए ने या बी ने किसी ने भी 60,000 रुपये निकाले, अच्छा ठीक है, 60,000 तो हम लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो हम लिख लेंगे, इनटू रेट अपॉन
रेट अपॉन 100 भी लिखेंगे, यानी 10/100 भी हम लोग लिख लेंगे। बट क्या टाइम बाई 12 आपको दिया है, टाइम की कहानी दी है, टाइम का तो गिवन है ही नहीं आपको, डेट तो गिवन है ही नहीं आपको। अगर आपको गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन नहीं है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का चार्ज होता है, यानी 6/12 आ जाएगा 10/12 की जगह पर। आई बात समझ में? ये बात याद रखनी है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या नहीं है तब ये कहानी होगी। अगर गिवन है तो कहानी थोड़ा सा अलग, और नहीं गिवन है तो फिर 6/12 यानी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हमको अगेन एक बात फिर से याद रखनी है ड्राइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ड्राइंग कई बार हमारी रेगुलर फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, ड्राइंग हमारी कई बार बच्चे रेगुलर फॉर्म में दी होती है। बच्चे किस फॉर्म में दी होती है? रेगुलर फॉर्म में दी होती है। रेगुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में? रेगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब रेगुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको ड्राइंग क्या दिया रहेगा, या कहा जाएगा कि भाई एक बंदा है या ए है जो मंथली ड्राइंग कर रहा है, ए है जो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, या बी है जो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, या हाफ ईयरली कर रहा है। मैं एच वाई लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाफ ईयरली कर रहा है। अब एक बात और दी रहेगी, स्टार्टिंग में करता है या मिड में करता है या एंड में करता है। आ रही बात समझ में? ये चार्ट मैंने आपको बना के दिखा रखा है, बट आपको मैं बता दे रहा हूं, जब ड्राइंग होती है ना रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है कि वो हर महीने निकालता है, हर क्वार्टरली निकालता है, या फिर वो हाफ ईयरली निकालता है। मतलब हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 बार निकालता है, एक साल में 6 बार निकालता है, हाफ ईयर तक निकालता है। मतलब सीक्वेंस होता है एक ड्राइंग का, डेट फिक्स होती है, ठीक है, अमाउंट फिक्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग। उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब हुआ जहां पर अमाउंट एंड डेट बोथ आर फिक्स, तो हर महीने होगी या क्वार्टरली होगी या हाफ ईयरली होगी, मतलब हाफ ईयर तक होगी, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास होगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो रहेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा बच्चे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये हमारा हमारा फॉर्मूला होगा। अब जो एवरेज पीरियड है ना, वो वहीं पर काम करेगा जहां पर ड्राइंग रेगुलर है। रेगुलर कैसे समझना है, आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, वहां पे लिखा होगा कि मंथली करता है, हर महीने करता है, वहां पर टाइम और डेट फिक्स रहेगी, हर महीने कर रहा है, हर क्वार्टर में कर रहा है, हाफ ईयरली तक कर रहा है, इस तरह की बातें दी होंगी। तो वहां पर आपको एवरेज पीरियड की दिक्कत है, तो एवरेज पीरियड के लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, मंथली ड्राइंग करता है, क्वार्टरली करता है कि हाफ ईयरली करता है, पहले तो ये याद रखिए। मंथली अगर वो ड्राइंग करता है तो जितना भी वो ड्राइंग करता होगा वो अमाउंट 12 से मल्टीप्लाई होगा। समझ मेरी बात? लेट्स सपोज ए निकालता है हर महीने 2000 रुपए, तो 2000 इंटू 12 हो जाएगा, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगी वो 24,000 रुपए रहेगी, जो आप यहाँ पे रखोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अगर मंथली वाली कहानी होगी तो जितनी भी ड्राइंग दी होगी पर्टिकुलर बंदे की वो 12 से मल्टीप्लाई होगी, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह पर आप वो लिखेंगे, हमने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि ए मान लिया हर महीने निकालता है 2000 रुपए, 2000 होंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह 12,000 रुपए, सॉरी 24,000 रुपए आएगा। क्लियर है? अगर क्वार्टर दिया होगा तो वो पर्टिकुलर अमाउंट 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर क्वार्टरली कहा है तो 2000 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 चक्को 8, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह पर 8 आएगा। और अगर हाफ ईयरली कहा होगा तो भैया वो 6 बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर हाफ ईयरली से 2 बार नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होगा, हाफ ईयरली 6 बार होता है। ठीक है, तो 2000 इंटू 6 करेंगे आप, है ना, तो 6 दूना 12,000 रुपए आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मतलब? चलिए, अब स्टार्टिंग, मिड और एंड कब निकालता है? हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है। अगर हम मंथली बात करें तो हर मंथ स्टार्टिंग में निकालता है, हर मंथ मिड में निकालता है, हर मंथ लास्ट में निकालता है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालता है, हर क्वार्टर के मिड में निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, हर हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में निकालता है, हाफ ईयरली के मिड में निकालता है, हाफ ईयरली के एंड में निकालता है, इस तरीके से मानना होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज पीरियड का, 6-6-3, 6-6-3 याद क्या रखना है, ये ऐसे करके याद रखना है। मैंने जो आपको बता रहा हूँ मिड वाला 6-6-3 होता है। अब यहाँ खेल 0.5 का है, तो 0.5 बढ़ाइए, यहाँ पे 6.5, यहाँ पॉइंट घटाइए 5.5, लास्ट वाले में भी जो 0.5 का खेल है, यहाँ पर करिए 3.5 और यहाँ पर करिए 2.5। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहाँ है 1.5 का कमाल, ऊपर जोड़िए 7.5 हो जाएगा, और नीचे घटाइए 4.5 हो जाएगा। तो ये आपके एवरेज पीरियड रहेंगे। अगर मंथली ड्राइंग है ना, अब जरा समझिएगा, मंथली ड्राइंग है और स्टार्टिंग में है और 2000 रुपये निकाला, 2000 12 से मल्टीप्लाई होगा 24,000 रुपये आ गया। यहाँ लिखोगे 24,000 इंटू रेट है आपका 10%, सपोज 10/100 इंटू एपी, एपी आ जाएगा 6.5,
अपॉन 12। मान लिया क्वार्टरली ड्राइंग करता है और एंड में करता है ना, तो क्वार्टर का मतलब 2000 निकालेगा और 4 बार निकालेगा, जो दो चक्को 8000 रुपये यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह पे लिखोगे, इंटू रेट वाला 10 है, 10/100 करोगे, इंटू एपी, एपी यहाँ पर आ जाएगा 4.5/12। आ गई बात समझ में? इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज या कैलकुलेट होगा। आ रही है बात बच्चे समझ में? ठीक है बच्चे, तो होप सो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इतनी कहानी बच्चे आपको बाय हार्ट याद करनी है। जितनी कहानी मैंने आपको बताई ना, ये सफिशिएंट कहानी है, इतनी कहानी आपको याद करनी है। अब अल्टीमेट क्या होगा बच्चे, जो बाय वाला है ना हमारा, अगर ये बड़ा आता है, अगर इसका अमाउंट जोड़ने के बाद हमारा बड़ा आता है, लेकिन यहाँ का कम आता है, लेट्स सपोज यहाँ का अमाउंट 2 लाख रुपए आ रहा है ना, तो इनकम वाला फेस हुआ ना हमारा, ये वाला फेस इनकम वाला फेस हुआ, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन यहाँ जब हमने खर्चे देखे तो वो 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। यहाँ खर्चे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो खैर हम 2 लाख लिखेंगे, दोनों साइड हम टोटलिंग तो सेम लिखेंगे, 2-2 लाख रुपया। लेट्स सपोज हमारे खर्चे 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 2 लाख से 1.5 लाख घटाया, बचता है 50,000 रुपए। जो 50,000 रुपए है ना बच्चे, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। वो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आप बांट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टू प्रॉफिट, है ना, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए का नाम लिखें, बी का नाम लिखें, जितना भी ए के हिस्से में आएगा ए के हिस्से में लिखें, जितना बी के हिस्से में आएगा बी के हिस्से में लिखें, दोनों को बाहर जोड़ दें। सेम कहानी है, अगर यहाँ पर बड़ा आ गया उधर कम आ गया तो लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे लॉस ट्रांसफर करने का काम करोगे गिवन रेशियो में। नहीं गिवन होगा रेशियो आपको तो इक्वली बांट दोगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। आ गई बात समझ बच्चे? ठीक है, ये तो खैर बहुत आसान सी कहानी थी। अब देखो, ये तो हो गई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग हमें कितनी कहानी याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने बता दिया 90%, 95% कह सकते हो आप चांसेस हैं, और जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं 8-10 साल 20 साल आप देख लीजिए, आप पूरे पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, है ना, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ना। तो जो टॉपिक हैं जो हमको ड्रिल करने हैं, इसके बाद एक तो ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है जो मैंने आपको बताया, ये तो करना ही करना है आपने, और अब जो आपको डील करना है, जो ड्रिल करनी है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक हमारा टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बच्चे, और इसकी कहानी बच्चे मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते समझाऊंगा, है ना। अब यहाँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि दिक्कतें हैं, है ना। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कहानी क्या है। ए बी सी, 3 सपोज पार्टनर हैं, ए और बी 2 पुराने पार्टनर थे, इन लोगों ने सी को ज्वाइन करवाया। भाई सी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। सी ने कहा मैं ठीक है मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट की गारंटी चाहिए। अगर कंपनी को लॉस होगा तो मेरे उस लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, मुझे हर साल प्रॉफिट चाहिएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई आजा तू। तो इसको मान लिया 20,000 की प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है कि भैया तेरा जो प्रॉफिट है इट वुड बी नॉट लेस देन 20,000, तेरा जो प्रॉफिट होगा हमेशा 20,000 रुपये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेरे को ऊपर प्रॉफिट मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा अब इससे, ऐसी गारंटी हम दे रहे हैं। तो जो अगर गारंटी ए ने दी है तो ए उस डेफिशिएंसी को झेलेगा, वरना माना सी के हिस्से में कम आ रहा है। अब हम सी का हिस्सा निकालते कहां से हैं, हमें पता भाई एक वर्ड हमारे पास है डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब इनकम को जोड़ो खर्चे घटाओ जो बचता है ना प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसमें हमने सी का हिस्सा निकाला, मान लिया वो आ रहा है 15,000 रुपए। हमने सी का हिस्सा निकाला, मान लिया आ रहा है 15,000 रुपए। अब सी को गारंटी कितनी मिली है? 20,000 रुपए। मतलब कि 5,000 की डेफिशिएंसी हो रही है, इस 5,000 को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी सी के अकाउंट में हो रही है, तो अगर गारंटी ए ने दी है तो ए के अकाउंट में से 5,000 रुपए कम हो जाके सी के उसमें जुड़ जाएंगे। अगर गारंटी बी ने दी है तो बी के अकाउंट से 5,000 रुपए कम होकर सी के उसमें जुड़ जाएंगे। अगर गारंटी दोनों ने दी है और इक्वली दी है तो 2,500 रुपए यहाँ से कम, 2,500 रुपए यहाँ से कम, 5,000 यहाँ जुड़ जाएंगे, या किसी रेशियो में अगर इन्होंने दिया है तो उस तरीके से मामला होगा। बट ये टॉपिक है बच्चे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ये टॉपिक रहेगा। और अब मैं आपको इसकी बहुत अच्छी क्लैरिटी दूंगा विद द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं खाली बताऊंगा तो शायद चीजें बहुत अच्छी समझ में नहीं आएंगी। ये चीजें आपको समझ में आएंगी विद क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा फटाफट, ठीक है। अच्छा, तो आपने एक तो टॉपिक बच्चे ये ड्रिल करना है। सेकंड टॉपिक बच्चे आपने ड्रिल करना है रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, है ना। ये भी हम क्वेश्चन के साथ क्लियरिटी देंगे इसको, है ना। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, ये टॉपिक का नाम है रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग बांट देते हैं या प्रॉफिट गलत बांट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत तरीके से चार्ज करते हैं, सैलरी गलत तरीके से चार्ज करते हैं, यानी जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये रॉन्ग एप्रोप्रिएशन और ये गारंटी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आता है, ठीक है। और बहुत बार आया हुआ है, पूरे चांस है इन दोनों टॉपिक को मिक्स कर ये, है ना। मतलब ये तो आपको याद करना ही करना है। मैं आपको फिर बता दूं कि उन पर ड्रिल करने से पहले ये ड्रिल करें,
ये ड्रिल करना है आप लोग, वो तो आपका क्लियर हो जाएगा विद द क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको जो बेसिक बातें बताई हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी बच्चे बात है इनसफिशिएंट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, है ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के रिगार्डिंग बच्चे बात रहेंगी, ठीक है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है जब हमें प्रॉफिट कम हुआ लेकिन खर्चे हमारी कंपनी के ज्यादा आ रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब देने की जब बारी आई तो हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है जितना कि हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा 1 ही लाख है, लेकिन हमारे जो अप्रोप्रिएशन है वो 1-1.5 लाख रुपए के हो गए। अब 1.5 लाख रुपए का अप्रोप्रिएशन आ रहा है और हमारे पास 1 लाख रुपए कहां से दोगे आप, है ना। आपकी कंपनी को प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, लेकिन बांटना जो है आपने वो 1.5 लाख बांटना, कैसे बांटोगे, तो वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन है। तो इस केस में हम किस तरीके से मामला करते हैं, इन 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिक्सअप होके या बेस्ड होके ये बनाने को आता है बच्चे। आ रही है बात समझ में। तो इन टॉपिक को हमने ड्रिल करना है, इन टॉपिक के ऊपर हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब 7, 8, 9, 10, कोई लिमिट नहीं होगी क्वेश्चन की, जब तक मुझे लगेगा कि नहीं भैया कहानी अब आपको आ चुकी है या चीजें आप कवर अप कर जाओगे, तब तक क्वेश्चन करवाता रहूंगा, ठीक है। हमने बहुत जल्दीबाजी नहीं बतानी है, 40 से 45 दिन हमारे पास है बच्चे, है ना, मतलब हमारे पास लगभग 40 दिन है। तो अगर हम 35 दिन भी अगर वीडियोस आपके पास आती हैं तो भैया आप ये मानकर चलिएगा कि आपके पास सफिशिएंट मैटर होगा, ठीक है। तो एक बार फटाक से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो आज का फिर जो सेशन है वो हम समाप्त करें, काफी लंबी वीडियो हो भी चुकी है, बस आपको इंट्रो देना था किस तरीके से हमने चीजें करनी है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या क्या ड्रिल करना है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो लग के मेहनत करेंगे, कल से हम लगातार क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल, स्पेशली हम फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और संडे आपके पास, जैसे कि कल संडे है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास एमसीक्यूज संडे आ जाएं। टिल द इशू ऑफ शेयर मैंने भेज दिए हैं, बाकी डिवेंचर्स के रिगार्डिंग भेजने हैं या फिर आगे के जो चैप्टर है उनके रिगार्डिंग भेजने हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संडे आपके पास वो आ जाए। जितना भी टाइम मुझे मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा मैटर दे पाऊं, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ गुड डे।